गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव से हूँ। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करना चाह रहे हैं उस टॉपिक का है जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के एमए भूगोल फर्स्ट सेमेस्टर के जियोमॉर्फोलॉजी फर्स्ट पेपर है, उसके अंतर्गत जो चैप्टर है आकारजनक प्रदेश मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स, इस विषय में हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। जलवायु भू आकृति की संकल्पना का शुरुआत से पूर्व लेक्चर में बताया गया था कि सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस में हुआ। जर्मन विद्वानों ने ये प्रतिपादित किया कि प्रत्येक जलवायु प्रदेश में विशेष प्रकार के स्थिर रूप समूह विकसित होता है तथा एक जलवायु प्रदेश दूसरे जलवायु प्रदेश के स्थिर रूप से भिन्न होता है। और इस तरह से उन्होंने अपने कई प्रमाणों से और पर्यवेक्षणों पर प्रतिपादित करने की कोशिश किया कि भूआकृतिक प्रक्रम होता है जलवायु से प्रभावित होता है और उससे नियंत्रित होता है और तथा प्रत्येक प्रकार के जलवायु का अपना स्वयं का विशिष्ट स्थिर रूपों का समूह उत्पन्न करता है। अलग अलग प्रक्रम के कारक अलग अलग भू आकार का या भू स्वरूप के विकास में अपना योगदान देता है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आकारजनक प्रदेश में के संबंध में। जलवायु के इस प्रदेश की संकल्पना या होता है वो वास्तव में जलवायु भू आकृति के एक मूलभूत संकल्प पर आधारित है, जिसको कहेंगे प्रत्येक भू आकृति प्रक्रम अपना अलग अलग स्थल रूप निर्मित करता है और प्रत्येक प्रक्रम विशेष जलवायु का प्रतिफल है। तो कहने का तात्पर्य ये होता है हर जलवायु है अपने जो मौसमी दशाओं के आधार पर या जलवायु संबंधी दशाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के जो प्रक्रम को जन्म देता है और हर प्रक्रम का अलग अलग अपनी अपनी स्थलाकृति स्वरूप होता है। उसका विभिन्न तरीक़ों से उसका विकास होता है और पतन होता है। ये इस सिद्धांत से इससे पता चलता है कि जलवायु होता है वो भवाकृतिक प्रक्रम के को प्रभावित करता है और भवाकृत प्रक्रम होता है अलग अलग स्थिर रूप को निर्मित करता है। ये इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग कि इसको इसी आधार पर इस जलवायु और आकृतिक संबंध के आधार पर पेल्टियर ने 1950 में एक आकारजनक प्रदेश संकल्पना को व्यवस्थित रूप से उसका वर्गीकरण किया और उन्होंने संसार को पृथ्वी को 9 आकारजनक प्रदेशों में डिवाइड किया। इस आकारजनक प्रदेश का जो निर्धारण है किस प्रकार से उन्होंने किन आधारों पर किया, तो इसमें जो उन्होंने 9 अलग अलग क्षेत्र डिवाइड किया और उसमें अलग अलग प्रदेशों का क्या कहते हैं उसकी विशेषताएं और तापमान और वर्षा के आधार पर उसको बताने की कोशिश किया। तो पहला जैसे है हिमानी जो उन्होंने प्रदेश आकारजनक प्रदेश रखा। इसमें औसत तापमान फ़ारेनहाइट में जो 0 से लेकर के 20 फ़ारेनहाइट के बीच माना और जो कि 32 फ़ारेनहाइट से नीचे है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है। और यहाँ पर वार्षिक वर्षा उनके अनुसार जो होता है वो है 0 से 45 इंच। यहाँ पर वर्ष भर बर्फाच्छादित रहता है। जो राष्ट्र है वो परमाफ्रास्ट की दशाएं होती हैं, इसलिए हिमानी अपर्दन निवेशन और वायु के कार्य जो पवन से चलने वाली जो नीचे वो कार्य हो यहाँ पर संपादित होता है। दूसरा क्षेत्र हो उन्होंने माना परिहिमानी क्षेत्र, जो ये दूसरा इसमें देखेंगे तो इसका टेम्परेचर उन्होंने माना जो वो है 0 से 30 से फ़ारेनहाइट और वर्षा 5 से 55 इंच माना। तो यहाँ पर देखेंगे परिहिमानी है, कुछ समय के लिए बर्फ़ है, आगे चल के बताएंगे कि हिमद्रवण की स्थिति होती है। और यहाँ पे तीव्र वायु संचलन सामान्य जो होता है यहाँ पर तीव्र वायु संचलन होता है
और सामान्य वायु के कार्य प्रवाही जो जल है न्यून कार्य करता है। तीसरा जो उन्होंने माना वो है बेरियल आकाशजनक प्रदेश। इसका तापमान है जो जिसको उन्होंने माना 15 से 38 सेंटीग्रेड सॉरी फ़ारेनहाइट, और वर्षा है वो इंचों में 10 से 60 इंच वर्षा माना। इस जलवायु प्रदेश में ये होता है कि सामान्य तुषार क्रियाएं होती हैं, सामान्य न्यून वायु क्रिया कार्य होता है, प्रवाही जल का भी कार्य सामान्य मानता है। चौथा उनका जो जलवायु प्रदेश है वो है सागरी जलवायु प्रदेश। सागरी जलवायु प्रदेश है जो इसका जो तापमान है वो 35 से 70 फ़ारेनहाइट और वार्षिक वर्षा 50 से 75 इंच। यहाँ पर तीव्र सामूहिक संचलन ये होता है और न्यून ढाल ढुलन वायु कार्य अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर एक तीव्र जल कार्य होता है। पांचवा जो उनके अनुसार जो आकारजनक प्रदेश है वो सेल्वा है। सेल्वा में 60 से 85 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है और वर्षा है वो 55 से 90 इंच। और यहाँ पर तीव्र सामूहिक संचलन होता है, न्यून ढाल ढुलन और वायु कार्य यहाँ पर अनुपस्थित माना। जो छठवां है उसको जो आकारजनक प्रदेश में मॉडरेट माना गया। मॉडरेट में ये होता है कि टेम्परेचर है वो 38 से 85 फ़ारेनहाइट जहाँ अधिकतम है और जो वार्षिक वर्षा है 35 से 60। यहाँ पर प्रवाही जल का कार्य अधिकतम होता है, सामान्य सामूहिक संचलन होता है और तट के अलावा वायु का कार्य मतलब कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वायु का कार्य यहाँ पर नहीं के बराबर होता है। अगला जलवायु प्रदेश उन्होंने माना वो है ये सवाना आकारजनक प्रदेश। यहाँ का जो टेम्परेचर 10 से 85, औसत वार्षिक वर्षा 25 से 50 और यहाँ पर जो देखेंगे तीव्र से न्यून वायु जो जल प्रवाह होता है, असामान्य वायु कार्य होता है। अगला प्रदेश जो माना उन्होंने वो अर्ध शुष्क और सेमी एरिड रीजन माना आकारजनक में। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है 38 से 85 फ़ारेनहाइट। वर्षा बहुत कम होता है 10 से 25, बहुत न्यून वर्षा, इसलिए हवा का कार्य यहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है और जल का कार्य भी जो अल्प वर्षा होता है उसमें वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल भी कार्य एक अपर्दन के कारक होता है। नौवां आकारजनक प्रदेश उनका है वो है शुष्क अपारजनक प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे तापमान 55 से 85, मतलब बहुत गर्म प्रदेश है और वर्षा बिल्कुल कम 0 से 15 सेंटीग्रेड मतलब इंच लगभग वर्षा नहीं के बराबर है। इसलिए यहाँ पर पवन का कार्य होता है, तीव्रता से होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ये आमतौर पर प्रदेश मिलते हैं और जल कार्य न्यून होता है, थोड़ा बहुत वर्षा होता है वहाँ पेडिमेंट एरिया में और बजाडा प्लाया ये के रूप में आपको ये अपर्दन कार्य में दिखाई देता है। इसी को अपन जब अध्ययन करते हैं तो इसको विश्व में जो देखेंगे किस प्रकार के जलवायु प्रदेश कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने एक जो डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया कि संसार के किस भाग में कौन सा जलवायु प्रदेश मिलेगा। तो जैसे संसार में जो वर्षा होता है ये कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, ये भी इंच में बताया उन्होंने, और औसत वार्षिक टेम्परेचर ये है जो फ़ारेनहाइट में बताया। तो जो वर्ष उनका जो वर्गीकरण है उसमें पहला जो दो शुरू का जो वर्गीकरण है वो है हिमानी परिहिमानी। ये तो टोटल टेम्परेचर पे है, जहाँ पर 32 सेंटीग्रेड से 32 फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर होने के कारण परमाफ्रॉस्ट की से जो स्थिति बनती है और साल भर बर्फ से आच्छादित होने के कारण इस बेल्ट को यदि फ़ारेनहाइट देख लें तो ऊपर के जो क्षेत्र हिमानी आकारजनक प्रदेश और परिहिमानी क्षेत्र आकारजनक प्रदेश ये कम टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट्स नीचे होने के कारण दो प्रदेश बनेंगे। बाकी के जो प्रदेश है वो वर्षा पे आधारित है, तापमान तो उस पर असर करेगा ही। तो इसको हम यदि इसको कर दें इस प्रकार से ये है हॉरिजॉन्टल स्थिति में बना, और इसको यदि वर्टिकल करें तो ये क्या कहे के चलेगा
ये चलेगा, वर्षा का प्रभाव दिखेगा। तो आप देखेंगे ये सबसे जो पास में जो ये वाला प्रदेश है, जो इस वाले प्रदेश में देखेंगे तो आपको दिखाई देता है वो प्रदेश है जो ये एरिड प्रदेश होता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होता है, लगभग 15 इंच से भी कम होता है। तो इस प्रदेश में आपके शुष्क प्रदेश बनता है। थोड़ा सा वर्षा बढ़ता है तो ये प्रदेश बनता है सेमी एरिड प्रदेश। फिर वर्षा बढ़ जाता है थोड़ा सा ज़्यादा और टेम्परेचर है थोड़ा सा कम होता है तो सवाना प्रदेश बनता है। इसी प्रकार जैसे जैसे वर्षा बनता है तो मॉडरेट जलवा और समुद्री प्रभाव के कारण एक सा मेराइन प्रकार का जो आकारजनक प्रदेश बनता है। तो इस प्रकार से पेल्टियर ने मुख्यतः दो आधारों पर, वर्षा और जलवायु के आधार पर हिमानी, परिहिमानी, एरिड और सेमी एरिड, असमाना, मॉडरेट, जलवा, सागरी जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। डायग्राम आपको शायद समझ में आया होगा। पहला दो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेम्परेचर के आधार पर है। एक बार और बता देते हैं, ये 32 सेंटीग्रेड फ्रीजिंग नीचे होता है, इसलिए हिमानी, परिहिमानी। फिर उनका जो आधार है वो बदल जाता है और फिर हो जाता है ये इसको आपको समझाने के परीक्षा दृष्टि तो इसको आप कर दीजिए वर्षा के आधार पर। वर्षा का क्योंकि इस बिंदु में है इसलिए इसका जो सेक्शन लाइन हो ऐसा खींचेंगे तो आपको जैसे जैसे वर्षा बढ़ते जाएगा उसी प्रकार से अलग अलग जलवायु प्रदेश आते जाएंगे। ये उन्होंने पेल्टियर ने 9 आकारजनक प्रदेशों में डिवाइड किया। अब हम इधर देखते हैं, वो है अब सब जलवायु प्रदेश का अलग अलग वर्णन। तो पहला जो उनके अनुसार पहला जो जलवायु प्रदेश है वो शीत आकार जल के आधार पर पहले विभाजन किया, उसको शीत जलवायु, आकार जलवायु कहेंगे। ये तुषार प्रमुखता है और यहाँ पे बता चुका हूँ टेम्परेचर ज़्यादा प्रभावित रहता है। अब 32 सेंटीग्रेड से 32 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम होने के कारण दो क्षेत्र बनता है। एक होता है वो है परिहिमानी क्षेत्र, हिमानी, और अगला होता है परिहिमानी। परिहिमानी के कई भाग हैं, बाद में हम नीचे में देखेंगे। तो हिमानी मंडल में पहला ये आकारजनक प्रदेश होता है, इसमें वर्ष भर तापमान न्यून होता है, हिमद्रवण नहीं होता। हिमद्रवण मतलब होता है हिम बर्फ जल के रूप में उसका परिवर्तन नहीं हो पाता और वाह ठोस रूप में ही होता है, मतलब धरातल पे सतह पर फैल कर बहने वाला जल होता है, वो हिम के ही रूप में होता है, जल के रूप में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अपर्दन के मुख्य कारक क्या होगा, हिमनद ही होगा। ये यहाँ इस प्रदेश में हिमनद का अपर्दन के हिमनद ही जो प्रक्रम के जो हिमनद है वही सक्रिय रहेगा। अगला प्रदेश उठाते हैं वो परिहिमानी। इस मंडल में इस सीमांकन है तापमान के आधार पर है, जिसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर है 32 सेंटीग्रेड को कुछ जगह क्रॉस करता है, इसलिए हिमीकरण और हिमद्रवण दोनों की स्थितियाँ होती हैं। जब टेम्परेचर नीचे की ओर जाता है तो हिमीकरण शुरू होता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो हिमद्रवण शुरू होता है। वर्ष भर हिमाच्छादन नहीं रहता, कुछ समय के लिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रन ऑफ जल के रूप में प्रवाहित होने लगता है। रन ऑफ जो होता है कहने का तात्पर्य होता है धरातल सतह पर फैल कर बहने वाले जो वर्षा जल है उसको रन ऑफ कहते हैं। अब इसके आधार पर हिमानी के कई प्रदेश संसार में आपको मिलेंगे, उसमें माइनर थोड़ा सा अंतर है। जो वर्षा का या टेम्परेचर जो हिमांक बिंदु होता है 32 सेंटीग्रेड का अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह में आता है, इसलिए उसको 5 उपखंडों में बांटा है उन्होंने। इसमें पहला प्रदेश है जो वो है अति हिमानी प्रदेश। अति हिमानी जहाँ पर जैसे अंटार्कटिका जाकर देखेंगे तो आपको बर्फ़ है पूर्ण रूप से हिमानी है, ये जो होता है ये आच्छादित रहेगा। ये प्रदेश होगा अति हिमानी, जिसमें पीरीलैंड भी है, अंटार्कटिका है, यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट हमेशा बना रहता है। दूसरा प्रदेश कहलाएगा वो है मध्य परिहिमानी प्रदेश। इस प्रदेश में देखेंगे तो आपके जो उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के बंजर प्रदेश इसमें सम्मिलित होता है और यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट सब सर्वत्र विद्यमान होता है।
माने बर्फ से धरातल पूर्णतः आच्छादित होता रहता है, उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ग्रीष्म काल में हिमद्रवण होता है और वनावरण नगण्य होने के कारण यहाँ पर प्रमुख रूप से तुषार अपक्षय, मृदा सर्पण और तुषार अपर्दन की क्रियाएं संपादित होता है। वायु का यहाँ पे नगण्य, लगभग नगण्य होता है। और अगला प्रदेश लेंगे वो है ये टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश सक्रिय सतह के विकास और मृदा सर्पण तथा वायु के कार्य के प्रभाव में यहाँ पे अवरोध उत्पन्न करता है। कई बार हिमीकरण और हिमीद्रवण की क्रियाएं होती हैं। ये प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पर वनस्पति वाह मतलब हिमद्रवण की स्थिति कुछ समय के लिए होता है और इसके परिणाम स्वरूप हिमद्रवण कुछ समय के लिए होने के परिणाम स्वरूप वो जो होता है वो आपको उस समय नदी के रूप में जलवाह रन ऑफ वो क्रियाएं देखने को मिलती है। अगला प्रदेश है वो है स्टेपी प्रदेश। स्टेपी प्रदेश होता है परिहिमानी प्रदेश के अंतर्गत। वायु सर्वाधिक सक्रिय होता है और शुष्कता के कारण तुषार अपक्षय कम होता है। यह प्रदेश मंगोलिया और आइसलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश में देखेंगे तो ये ऐसा प्रदेश है जहाँ सतत परमाफ्रॉस्ट होता है और बसंत काल में थोड़ा समय के लिए हिमद्रवण के कारण यहाँ तुषार सर्पण मतलब कम होता है। हिमद्रवण कुछ समय के लिए यहाँ पर होता है जिसके कारण तुषार सर्पण की क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। अब अगला प्रदेश हम जो आधार पर लेंगे वो है वनाच्छादित मध्य मंडल। भारत के जो टेम्परेट रीजन में ये प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अक्रम जो होता है वो सक्रियता न्यून होती है। इसको 3 प्रदेशों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला होता है ये प्रदेश कहलाता है सागरी मंडल। तो सागरी मंडल में यह मंडल आर्द्र होता है तो तापांतर की मात्रा तथा आर्द्रता में भिन्नता न्यून होती है। मतलब यहाँ देखिए समुद्र का समकारी प्रभाव होता है और इसके कारण तापांतर क्रियाएं कम होती है। उच्च तापमान और न्यून तापमान चाहे दैनिक हो चाहे मासिक हो या वार्षिक हो यहाँ कम होता है। इसका सबसे अधिक विकास पश्चिमी यूरोप के नॉर्वे, पेनिन्स ये सब भाग में है। पोलैंड में भी इसका विस्तार है और चिली, तस्मानिया, न्यूजीलैंड में भी इसके सारे हैं। यहाँ पर तुषार होता है, सामान्य होता है और यांत्रिक प्रक्रम भी इसलिए सामान्य होता है, लेकिन रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे ये क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। अगला जो आकारजनक प्रदेश है वो है महाद्वीपीय मंडल कहलाएगा। इसका विकास एशिया तथा उत्तरी अमेरिका पर हुआ है। यहाँ पर तापांतर तथा आर्द्रता में भिन्नता अधिक है। महाद्वीप का समकालीन प्रभाव होता है। यहाँ शीतकाल में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसा दैनिक तापांतर भी देखेंगे, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। दैनिक तापांतर अधिक होता है। जहाँ दैनिक तापांतर अधिक होता है वहाँ पर यांत्रिक प्रक्रम शुरू हो जाता है। भौतिक अपरदन, दिन में टेम्परेचर है अधिक होने के कारण चट्टान फैलता है और रात में सिकुड़न संकुचन होता है और बार संकुचन और फैलाव के परिणाम स्वरूप चट्टानों में दरकनें आ जाती हैं। तो ये महाद्वीपीय मंडल में होता है। बसंत काल में हिमद्रवण होता है और जल वृष्टि के कारण ओवरलैंड फ्लो होता है। ओवरलैंड फ्लो कहलाता है जो वर्षा जल के फैल कर प्रवाह स्थल में जो उसका पृष्ठभूमि है बहने के जो क्षेत्र होता है उसको ओवरलैंड फ्लो कहते हैं। चारों तरफ फैल के बहना और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे चादर अपरदन होता है। मतलब समग्र क्षेत्र में जो ऊपर का मिट्टी है वो काट छांट की क्रियाएं होती है। तो ये आपके महाद्वीपीय मंडल हुआ। और तीसरा इसके अंतर्गत होता है उपोष्ण मंडल। उपोष्ण मंडल देखेंगे तो इसका विस्तार सर्वाधिक रूप से भूमध्य सागर के जो जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तुषार यहाँ पर नहीं होता क्योंकि ठंड कम हो गई रहती है। ग्रीष्म काल होता है यहाँ का शुष्क होता है और शीतकाल में अतिवृष्टि होती है, माने वृष्टि होता है। और इसके कारण से यहाँ पर आंतरिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय के जो समय होता है उसमें अंतर आता है। इसमें आपके शरद काल में
जो भूस्खलन अधिक होगा क्योंकि वर्षा उसी समय होता है। तीव्र वृष्टि के कारण अत्यधिक स्थल प्रवाह से शरद काल में होता है, और सरिताओं में तीव्र प्रवाह के कारण अपर्दन कार्य भी आपके गर्मी शीतकाल में ही है इस प्रदेश में उपोष्ण मंडल में होगा। अगला जो हम प्रदेश लेते हैं वो है शुष्क मंडल। शुष्क मंडल से तात्पर्य है इस मंडल में बहुत कम वर्षा होता है, इसलिए वनस्पति का आवरण न्यून होता है, और इसके कारण से यहाँ पर जहाँ पर वर्षा होता है रन ऑफ वाटर और पवन जो दो होता है, दो सक्रिय होता है। जहाँ जो दो अलग आगे चल के बताएंगे, जहाँ सेमी एरिड है वहाँ पर वर्षा जल अल्प थोड़ा वर्षा है, इसके कारण से अपर्दन कार्य शुरू करता है, जिससे पेडिमेंट बजाडा पलाया बनता है। और जहाँ पर बिल्कुल वर्षा बहुत कम होता है वहाँ पवन सक्रिय रहता है। इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसमें पहला है उपार्द्र स्टेपी प्रदेश। ये इसका विस्तार सहारा और इसमें दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में कालाहारी के आसपास, एशिया माइनर, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के उच्च मैदानी क्षेत्र, कनाडा के प्रदेशों में ये पाया जाता है, जहाँ घास का आवरण अधिक है, और इसलिए घास का आवरण होने के कारण अंतरारोध क्रिया निर्मित होता है, इसलिए यांत्रिक अपक्षय की क्रिया कम हो जाती है। वायु का अपवाहन कार्य नदियों की सुस्तल इसमें पर्यवेक्षित होता है। तो वायु के कार्य में इसमें यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रदेश में लोयस का निर्माण होता है, पवन यहाँ परिवहन का कार्य करता है और निक्षेप कर देता है, इसलिए लोयस का निर्माण होता है। चीन में जो लोयस का मैदान है ये उसी पवन का निक्षेपण कार्य का एक उदाहरण। अगला प्रदेश होता है वो है अर्ध शुष्क प्रदेश। मैं जैसे बता दूं चुका हूँ, मरुस्थल का वह भाग जहाँ पर कुछ समय के लिए वृष्टि हो जाती है, वहाँ पर देखेंगे तो आपको जल है कुछ समय के लिए सक्रिय हो जाता है, और पेडिमेंट, इंसेल वर्ग, इस सब का विकास होता है। धरातल में वन का भाव होता है, जिसके कारण धरातल का संरक्षण नहीं होता, इसलिए देखेंगे जो पेडिमेंट की जो ऊंचे भाग कट कट के पेडिमेंट में, बजाडा में और पलाया में बदल जाता है। यह अपर्दन का प्रक्रम मुख्य यहाँ पे सक्रिय होता है। वायु का कार्य यहाँ पर लगभग नगण्य होता है। अगला जो प्रदेश होता है वो है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में वर्षा नहीं होता, और वर्षा नहीं होने के कारण रन ऑफ वाटर पूर्णतः उसकी अनुपस्थिति रहती है, मतलब धरातल पर सतह पर फैल कर बहने वाले जल की मात्रा यह नहीं होती, और वर्षा के जल के अभाव में उच्चावच का विकास जो होता है मंद गति से होता है। जो अभाव जो उच्चावच में जो होता है कहेंगे जो वायु है इसमें यहाँ पे सक्रिय होता है। वायु का परिवहन कार्य यहाँ पर सीमित होता है, और चट्टानों में जो मुख्य जो होता है वो यांत्रिक अपक्षय से अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है, और संसार के जितने भी मरुस्थल हैं वो इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर वायु अपना एक अपर्दन के कारक के रूप में या प्रक्रम के प्रमुख घटक के रूप में कार्यशील रहता है। अब अगला जो आधार पर हम आकारजनक प्रदेश को डिवाइड करते हैं वो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इसको जहाँ पर कम वर्षा होता है या वन होता है, जहाँ वनस्पतियों का आवरण होता है, जब अतिवृष्टि होती है, इस आधार पर डिवाइड करते हैं। आमतौर पे ये इसका तापमान की दृष्टि से उच्च तापमान वाला क्षेत्र होता है, और तुषार का यहाँ पर अभाव होता है क्योंकि भूमध्य रेखा के या जो ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, और चट्टानों का यहाँ पर यांत्रिक विघटन नील होता है क्योंकि तापांतर कम होने से जो यांत्रिक विघटन होता है वो कम पड़ जाता है। और बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर रासायनिक अपक्षय बढ़ जाएगा। यही खासियत होती है, जहाँ पर रासायनिक अपक्षय ज़्यादा रहेगा वहाँ पर यांत्रिक अपक्षय कम हो जाता है, और यांत्रिक अपक्षय जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ रासायनिक अपक्षय कम हो जाता है। ये क्षेत्र में रासायनिक क्रिया ज़्यादा होती है और यांत्रिक क्रिया कम हो जाती है। तो इसको अपन दो क्षेत्र प्रदेशों में डिवाइड रख सकते हैं। एक होता है सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश देखे होंगे एक तरह से कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। इस प्रदेश में वनस्पति का आवरण होता है, सघन होता है, वो घास के रूप में होता है। शुष्क धरातल में जब अचानक तीव्र वृष्टि होती है तो अपर्दन नलिका धुलने की क्रिया अधिक होती है, और जल ऊंचाई से मिट्टी को गुलाकर निम्न भागों में निक्षेपित करने लगता है, जिससे धरातल में समतलीकरण की क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। रन ऑफ तथा ओवरलैंड फ्लो अधिक होता है, और
अपक्षय भौतिक यांत्रिक अपक्षय क्रिया कम होती है। रन ऑफ वाटर मतलब जल फैल करके बहने की क्रिया को जो रन ऑफ कहते हैं। ओवरलैंड फ्लो मतलब होता है चारों तरफ फैल करके जिस स्थल में भूभाग में फैलता है, स्थल प्रवाह होता है, उसको ओवरलैंड फ्लो कहते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप धरातल है समतल होने के परिणाम स्वरूप डिपोजिशन की क्रियाएं होती हैं, जमा होने लगता है अवसाद ऊपर से कट करके, तो ये समाना प्रदेश बनता है। इसी कारण घास यहाँ पर और पनपने लगते हैं। अगला प्रदेश जो आखिरी है इसका उष्णार्ध वन प्रदेश। उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा के कारण ये आप समझ गए होंगे। उष्णार्ध वन प्रदेश में मध्य रेखीय प्रदेश आता है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक जब अधिक टेम्परेचर होता है, वृक्षों का आकार बहुत बड़े होता है। प्राकृतिक जो वह रूप से वन यहाँ पे घना होता है जिसके कारण से अंतरावरोधन क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं, तापमान की क्रियाओं को शिथिल कर देता है और जिसके कारण से मोटे रेगोलिथ का निर्माण हो जाता है। जिन क्षेत्रों में ये अपर्दन क्रियाएं होती हैं उसको रेगोलिथ कहेंगे जो क्षेत्र होता है। और जैसे बता चुका हूँ कि जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो यांत्रिक अपक्षय का भाव होता है और रासायनिक क्रिया बढ़ जाती है। रासायनिक क्रिया यहाँ के वनों की भूमि में जो उसके नया जमीन के निर्माण करता है और इसके कारण से यह फैल के यहाँ पर होता है, तो इसके परिणाम से नदी में लोड की कमी होती है और क्योंकि ये अवरोध का काम करता है। इस प्रकार से पेल्टियर ने संसार को 9 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया और ये बताया कि तापमान और वर्षा इसी के आधार पर हम संसार में आकारजनक प्रदेश जिसकी खुद की अपनी अपनी जलवायु की विशेषताएँ हैं और उसके अनुसार अलग अलग जलवायु प्रदेश अलग अलग स्तर रूपों का वहाँ पर निर्माण होता है, विकास होता है, उसका संरचना बनती है। किसी स्थान पर हम देखते हैं कि किसी स्थान पर देखेंगे कि वी आकार की घाटी बन रहा है, कहीं पर यू आकार की घाटी हो रहा है, कहाँ पर छत्र की आडांग, कहीं पर